हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और ये जो सीरीज चल रही है आपकी वीडियोस की, इसमें हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बाकी अगर आप शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता ही है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रेदर देन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या, उस पर डिपेंड नहीं करती। तो उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन पे नेचर पे नहीं डिपेंड करती, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है किसकी, सॉल्यूशन की, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, इससे पहले हमने 3 तरीके की पढ़ी। पहले का पढ़ी थी हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दे रहा हूँ जो हमने पहले पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वाली पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिर सेकंड हमने पढ़ी थी कौन सी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने पढ़ी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आज हम कौन सी पढ़ रहे हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये भी किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मतलब क्वांटिटी पे, सॉल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी कितनी है सॉल्यूशन पे, उस पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज का हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होता है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ, हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस, आसान भाषा में ऑस्मोसिस ये होता है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब जहां पर सॉल्यूट कम है, लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, वहां से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब जहां पर सॉल्यूट की क्वांटिटी, कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है सॉल्यूट की, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से जब मूवमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए चले। क्या, जब लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट हो रही है ध्यान से सुनो, ये जो मैंने लिखा है लो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, कम है, और यहाँ सॉल्यूशन में या किसी भी लिक्विड में, किसी भी सब्सटेंस में जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है और किसी में कम है, तो जहाँ पर सॉल्यूट की क्वान्टिटी कम है वहाँ से ज़्यादा वाले की तरफ जाएगा, कम वाले में से ज़्यादा वाले की तरफ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इसका हम रिवर्स कर दें, मतलब अगर हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन से लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। बोलो इतना समझ आया। और ये जो मूवमेंट होती है ना, ये जो मूवमेंट होती है, देखो मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पर है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें से छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये मूवमेंट हो रही होती है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से ऐसे ही मूवमेंट हो रही होती है, लो से हाई की तरफ ऐसे होती है ना मूवमेंट, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई की तरफ। तो ऐसे आपका इन पोर्स के थ्रू ऐसे लिक्विड की मूवमेंट हो रही होती है, और ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना, ये किसी भी तरीके की हो सकती है, नेचुरली भी ओकरिंग हो सकती है, नेचुरल हो सकती है, या फिर आर्टिफिशियल हो सकती है। हम आर्टिफिशियली भी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। तो नेचुरली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि जो पिग होता है ना हमारा सुअर, पिग्स का जो ब्लैडर है वो भी एक तरीके की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि उसमें भी ऐसे छोटे छोटे पोर होते हैं जो कि जो अगर ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनको तो रोक देता है और लिक्विड ऐसे चला जाता है। तो आप देख रहे हो ना, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। ठीक है, और कब तक होती रहती है मूवमेंट, कब तक होती है मूवमेंट, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें। एक्चुअली कुछ भी नया नहीं बता रहा, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी ये चीज़ पढ़ी हुई ऑस्मोसिस। तो ये मूवमेंट कब तक होती है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ से, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन तक
जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, और वो कब तक होती है? जब तक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जब तक इक्विलिब्रियम हो जाता है दोनों के बीच में तब तक ये होता रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अगर यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई, अब देखो हमारा टॉपिक क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना? ऑस्मोटिक, यही था ना हमारा टॉपिक, ये रहा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो समझ लेते हैं, पर उससे पहले ये जो ऑस्मोसिस हमने देखा ना कि भाई लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जो मूवमेंट हो रही है, इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ऑस्मोसिस थोड़ा और क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मान लो आपका रॉ मैंगो है, रॉ मैंगो होता है ना, मैंगो मैंगो मैंगो, रॉ मैंगो, रॉ मैंगो को अगर आप, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको ऑस्मोसिस के, बस जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट होती है। तो अगर एक रॉ मैंगो है, ऐसे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो, ये एक आपका मान लो कंटेनर है, ठीक है, और इसमें ऐसे ऐसे मैंगो रखा हुआ है, ये है मैंगो, ठीक है, ये मैंगो रखा हुआ है। अब ये जो मैंगो है ये रखा हुआ किस में है? ये सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा हुआ है। ये क्या है? ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब ध्यान से समझना, ऑस्मोसिस समझा रहा हूं तुम्हें बस मैं। ये क्या है? ब्लू जो मैंने लिखा है सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये क्या है? ये है मैंगो। तो अब मुझे ये बताओ कि किस में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट में कि मैंगो में? भाई सॉल्ट में सॉल्यूट, सॉल्ट है, सॉल्ट जो क्या है, सॉल्ट क्या है? एक सॉल्यूट ही तो है। तो यहाँ ये जो लिक्विड है जिसके अंदर ये मैंगो रखा हुआ है, इसके अंदर क्या है? ये है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और ये इसमें क्या है? मैंगो की ऑब्वियसली ये जो बाहर जाए उससे तो कमी होगी, इसमें है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इसमें कम है, सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है। तो अभी मैंने क्या बताया, ऑस्मोसिस में क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको, ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स की तरफ से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट हो जाती है लिक्विड की, सॉल्वेंट की। तो इस ये जो मैंगो है इसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है और बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन है तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। तो इस मैंगो में से ऐसे लिक्विड निकलता जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है, मैंगो में लो कंसंट्रेशन है तो ऐसे लिक्विड बाहर निकलता जाएगा। तो आप देखोगे ये जो मैंगो है ये कैसा हो जाएगा? एकदम सुकड़ जाएगा, श्रिवल, इंग्लिश में शब्द होता है सुकड़ना, होता है श्रिवल हो जाएगा और पिकल बन जाता है, पिकल, पिकल। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अब आप समझ लो चीजें कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें, चलो ऑस्मोसिस का, एक और देखो, एक और देखो। जैसे मान लो ये आपका कोई ऐसे, ये आपका कोई फूल है ना, ऐसे फूल है, ये फ्लावर है, दिस इज फ्लावर, समझने की कोशिश करो। और ये है मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विल्टेड, विल्टेड फ्लावर है, ये विल्टेड फ्लावर है। और इस फ्लावर को मैं कहाँ रखता हूँ? इस फ्लावर को मान लो मैं एकदम फ्रेश वाटर के में रखता हूँ, ऐसा फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में रखता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि फ्रेश वाटर के अंदर फ्लावर हो गया, अब ये फ्लावर के अंदर एकदम सूखा फ्लावर है तो ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इसमें क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और ये तो एकदम फ्रेश वाटर है, एकदम मैंने नाम बोला ना, फ्रेश वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, तो इसमें कंसंट्रेशन कम होगी तभी तो फ्रेश है। तो ये है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ ऑस्मोसिस में मैंने आपको क्या सिखाया अभी? ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो पानी एकदम फ्रेश वाटर है, मैंने क्या कहा? ये है क्या है? ये फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर है मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बिल्कुल ही कम है तभी तो फ्रेश है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट होगी, मतलब ये जो फ्रेश वाटर है ये इस पानी के अंदर, ये फ्लावर के अंदर जाएगा और ये फ्लावर वापस से क्या हो जाएगा? रिवाइव हो जाएगा। ये जो मुरझाया फ्लावर है ये रिवाइव हो जाएगा क्योंकि इसमें जो पानी की कमी हो रही है वो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस से अंदर जाएगा और ये रिवाइव हो जाएगा फ्लावर। समझ रहे हो? तो ये कैसे हुआ? ऑस्मोसिस से हुआ। किस प्रोसेस से हुआ? ऑस्मोसिस से हुआ, ठीक है। तो हम सम अप करते हैं, ऐसे तो बहुत हजारों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो ऑस्मोसिस को हम आसान भाषा में सम अप कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर मूवमेंट ऑफ कोई भी लिक्विड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू
हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ। बोलो ये बात क्लियर है? और किसके थ्रू होता है ये? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गई आपको? ऑस्मोसिस समझ आ गया। अब मैं आता हूं आपके जो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? देखो ये भी समझाने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने के लिए आपको एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने के लिए आपको एक सेटअप दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना है ना। ये आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये आपका दूसरा कोई सॉल्वेंट है, और ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर आपका है सॉल्यूशन, क्या है ये? सॉल्यूशन। और ये है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। और ये है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये क्या है आपका? ये है सॉल्यूशन, ये क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर सॉल्यूट है, इसके अंदर सॉल्यूट है, तो मतलब ये क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। और ये क्या है? लो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट है। क्योंकि सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है ना, इसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, ये सॉल्वेंट है, इसमें कोई सॉल्यूट नहीं मिला हुआ। सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों होता है, तो इसके अंदर सॉल्यूट है। तो मैं ब्रैकेट में लिख भी सकता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और ये सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, तो ये है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है? ठीक है। तो ये जो पूरा सेटअप है इसमें सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो मतलब उसमें सॉल्यूट होगा, तो वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हो गया, और ये सॉल्वेंट है तो ये लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब हमें पता है ऑस्मोसिस से, अभी हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट होती है। मतलब कैसे मूवमेंट होगी? जल्दी बताओ, मूवमेंट कैसे होगी? ऐसे होगी मूवमेंट, ऐसे इधर की तरफ, क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन है ना, इधर की तरफ ऐसे मूवमेंट होगी। सॉल्यूशन वाले बॉक्स, सॉल्यूशन वाले कंटेनर की तरफ मूवमेंट होगी लिक्विड की, हाँ ऐसे होगी ना भाई मूवमेंट, समझ रहे हो ना बात को? लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट हो रही है, देख लो, है ना। अब होगा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने वाला हूं, अब फोकस हियर, ये मूवमेंट हो रही है। अब क्या करेंगे हम कि यहां पर एक प्रेशर में अप्लाई करूं, ये सॉल्यूशन साइड में, ये सॉल्यूशन साइड में एक प्रेशर अप्लाई करूं मैं, उस प्रेशर को मैं बोलूं पाई। ये जो पाई है ये ही है ऑस्मोटिक प्रेशर। फोकस, क्या बोल रहा हूं मैं? मूवमेंट क्या हो रही है पहले मुझे बताओ, मूवमेंट क्या हो रही है ऑस्मोसिस के थ्रू? लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट हो रही है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरे को ये मूवमेंट रोकनी है, मतलब ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, अगर मेरे को ये मूवमेंट रोकनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ऐसे प्रेशर लगाऊंगा एक, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर मैं इस साइड लगाऊंगा ऐसे नीचे की तरफ, सॉल्यूशन साइड में मैं ऐसे प्रेशर लगाऊंगा, उसको मैं पाई से डिनोट कर रहा हूँ। ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे मैं नीचे लगा रहा हूँ सॉल्यूशन साइड में। क्यों लगा रहा हूँ ये सॉल्यूशन साइड में मैं ऑस्मोटिक प्रेशर? क्योंकि मुझे ये जो मूवमेंट है अगर ये रोकनी है, ये जो सॉल्वेंट जो आ रहा है सॉल्यूशन की तरफ, ये मुझे अगर रोकना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये प्रेशर लगाऊंगा। अब ये जो प्रेशर जो मैं लगा रहा हूँ इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये क्या है? ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? अब देख लो मैथमेटिकल चीज आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर विच वी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस प्रेशर को हमने पाई से डिनोट किया। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी के। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, हमने जो पढ़ा है उसमें मोलैरिटी को, जो हमने मोलैरिटी सिर्फ अकेला पढ़ा था, उसमें मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट कर रहे थे, पर इस फॉर्मूले में ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में हम मोलैरिटी को C से डिनोट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसके? मोलैरिटी के। C क्या है? बिना कंफ्यूजन के मोलैरिटी के। एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर में ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी में बस मैथमेटिकल बातें चल रही है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन में हटाऊंगा तो इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, तो मुझे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में लगा रहा हूँ R
Ct, और ये R क्या है, R होता है गैस कांस्टेंट। तो आपका फॉर्मूला बन गया पाई इज इक्वल टू CRT बोल लो, RCT बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया पाई जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि इक्वल है CRT के, जिसमें C क्या है मोलैरिटी, R क्या है गैस कांस्टेंट और T क्या है टेम्परेचर। तो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरे को लग रहा है मैंने क्लियर कर दिया ना, ठीक है। अब बस इसकी मैथमेटिकल बातें कर लेते हैं कि पाई CRT को हमने हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलार मास निकाला है सॉल्यूट में, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो इसमें भी निकालते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी है, तो इसमें भी हम सॉल्यूट का मोलार मास निकालते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू CRT। अब इसका मोलार मास कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सिर्फ मैथमेटिकल बातें चल रही है। तो मैथमेटिकल जब हम बातें करेंगे तो हमारा ये आ गया पाई इज इक्वल टू CRT, ये हमारा फॉर्मूला आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब हमें पता है कि C क्या है मोलैरिटी है, और मोलैरिटी का क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, तो इसको N2 से डिनोट कर देते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसको V से डिनोट कर देते हैं। और बताओ ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट क्या होता है, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, तो ये N2 ये होगा, तो बस इसको इसमें डालेंगे और इस फॉर्मूले में डालेंगे बस हम। तो पाई इज इक्वल टू C की जगह क्या है N2 अपॉन V, C का फॉर्मूला, C क्या है मोलैरिटी है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट क्या होता है मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। तो बस वही लिख रहा हूँ मैं, मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, यानी ये लिख दिया अपॉन V, तो ये C लिख दिया मैंने, इंटू R इंटू T, ये आ गया। अब इसको फर्दर मैं बस मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ, तो पाई इज इक्वल टू WT इंटू R इंटू T, M2 नीचे आ जाएगा, M2 इंटू V, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट होता था वो ये होता था कि हम मोलार मास डिटरमाइन करना है हमें सॉल्यूट का, तो बस यहाँ से मोलार मास क्या है, ये M2 है, तो इसको डिटरमाइन कर लो। यहाँ से क्या होगा, इसी को फर्दर जब मैं लिखूंगा तो M2 क्या हो जाएगा, M2 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा W2 जो कि होता है वेट ऑफ अ सॉल्यूट इंटू R गैस कांस्टेंट इंटू T टेम्परेचर, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू V, तो ये आ गया मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला आ गया W2 RT पाई V, तो ये हमने मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट का भी डिटर्मिनेशन कर दिया। हमने हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट निकाला है ना, तो वो फॉर्मूले की तरह भी आप यूज कर सकते हो, और आपको इक्वेशन निकालना तो आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट, या फिर ये फॉर्मूला है जिसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए डायरेक्ट। तो कोई से भी आपके जो मैथमेटिकल अप्रोच में इसमें से किसी में भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 gram per mole in 450 milliliter of water at 37 डिग्री सेल्सियस, और R की वैल्यू हमें दे रखी है किलो पास्कल में, 8.314 किलो पास्कल में दे रखी है, ध्यान रखना, यूनिट पे ध्यान रखना, इसी में कंफ्यूज हो जाता है। और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर किस में निकालना है, पास्कल में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पास्कल में निकालना ना, और ये किलो पास्कल है, तो यानी कि 8.314 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये पास्कल में हो गया, पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक। तो हम R की वैल्यू ये ले सकते हैं क्योंकि हमें पास्कल में निकालना है, और ये किलो में था तो किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख के मैंने पास्कल में कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, हमें क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई की निकालना है, और पाई का फॉर्मूला हमें पता है, पाई इज इक्वल टू CRT। C क्या होता है, मोलैरिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, तो यहाँ पर तो मिलीलीटर में दे रखा है, तो ये हो जाएगा मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, लीटर में कितना हो जाएगा, 450 अपॉन 1000 कर देंगे, तो यानी कि 0.45 लीटर हो जाएगा ये, क्योंकि हमें मोलैरिटी पढ़ रखी है आपने। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में बात कर रहे हैं, तो इसको मिलीलीटर को मैंने लीटर में कर दिया, ये जो सॉल्यूशन है 450 मिलीलीटर, इसको लीटर में, मिलीलीटर को मैंने 0.45 लीटर में कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, वेट दे रखा है सॉल्यूट का 1 ग्राम, तो W2 की वैल्यू दे रखी है 1 ग्राम, मोलार मास दे रखा है सॉल्यूट का ये
M2 की वैल्यू दे रखी है ये 185,000 ग्राम पर मोल। टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पर सारी चीज़ केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 ऐड करेंगे। यूनिट्स की बात चल रही है बस यहाँ पर। तो 37 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 37 प्लस 273 कर देंगे, जो कि होता है 310। तो टेम्परेचर भी हो गया 310 केल्विन। तो हमें क्या क्या मिल गया, आर की वैल्यू ये रही, तो आर की वैल्यू भी ये रही 8.314 इंटू 10⁻3। और ये क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो V की वैल्यू भी ये रही 0.45 लीटर। तो ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी है और हमें इस फॉर्मूले की मदद से पाई की वैल्यू निकालनी है। तो नहीं निकाल सकते, निकाल लो बस, इजी है अब तो पाई की वैल्यू हमें जब निकालनी होगी तो पाई इक्वल टू सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। तो W2 यानी कि 1 ग्राम अपॉन मोलार मास यानी कि ये 185,000। तो ये हो गया ऊपर, अपॉन में वॉल्यूम क्या है लीटर में यानी कि 0.45। आर की वैल्यू क्या है, ये रही, नहीं जो ब्लू से लिख रहा हूँ ना ये, इंटू आर की वैल्यू ये 8.314 इंटू 10⁻3 और टी की वैल्यू 310 केल्विन, तो इंटू 310। तो बस इसको सॉल्व कर दो आप, ये जो मैंने ब्लू से लिखा है, और ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। बोलो इसमें क्या मुश्किल है, मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ भी। सिंपल है बस, अब तो नॉर्मल मैथ्स है। अब मैथ्स थोड़ा ना सिखाऊंगा मैं तुम्हें, ये तो कर ही लोगे सॉल्व। पाई इज इक्वल टू CRT तो डाला मैंने, यहाँ से दिखा C की वैल्यू मोलैरिटी की, फिर उसके बाद R क्वेश्चन में गिवन है, T हमने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कर दिया। अब बस मैथमेटिकली सॉल्व करो और नीचे कमेंट में बता देना आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।